नमस्कार। आज हम मोकामा में जो दुलारचंद यादव की मौत हुई उस मामले की थोड़ी गहराई में जा रहे हैं जी। हमारे पास जो जानकारी है वो 30 और 31 अक्टूबर 2025 तक की मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। तो आज कोशिश ये रहेगी कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं, जो विरोधाभास दिख रहे हैं, उन्हें समझें और इस घटना के क्या असर हो सकते हैं उस पर भी बात करें। सही है। मतलब किसी नतीजे पर नहीं कूदना है, बस जो पता है उसका विश्लेषण करना है। शुरू में तो याद है कितना कंफ्यूजन था, गोली चली नहीं चली। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और मामला थोड़ा घूम गया। सही। तो हुआ क्या था शुरू में? तारीख थी 30 अक्टूबर 2025। जगह थी मोकामा के पास तारतर गांव। चुनाव का माहौल था। हाँ, चुनावी सरगर्मी थी। जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार थे पीयूष प्रियदर्शी, उनका काफिला निकल रहा था जी। और तभी कुछ कहासुनी हुई जो फिर झड़प में पत्थरबाजी में बदल गई। हाँ, ऐसी ही खबरें थी। और इसी सब में दुलारचंद यादव जख्मी हो गए। ये तो मतलब मोटी मोटी बात है। बिल्कुल। और यहीं पर जैसा आपने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत निर्णायक हो जाती है। क्योंकि जो शुरुआती रिपोर्ट्स थी या कह लें अफवाहें थी, उनमें तो गोली चलने की बात थी। हाँ, जोर शोर से थी। लेकिन पोस्टमार्टम ने इसे मतलब पूरी तरह से खारिज कर दिया। रिपोर्ट साफ कहती है मौत गोली से नहीं हुई। अच्छा, तो फिर कैसे? असल में जो चोटें मिली वो बहुत गंभीर थी, जिसे हम कहते हैं ब्लंट फोर्स ट्रॉमा। ब्लंट फोर्स ट्रॉमा मतलब किसी भारी चीज से या बहुत जोर की ताकत से लगी चोटें। कुंद चोटें। ओह, रिपोर्ट्स के हिसाब से कई पसलियां टूटी हुई थीं, फेफड़े फट गए थे, मतलब लंग रप्चर। अरे बाप रे। हाँ, और ये सब इतनी गंभीर अंदरूनी चोटें थीं कि शायद उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो यहाँ जो सबसे बड़ा तथ्य उभर कर आता है वो ये है, घातक कारण गोली नहीं बल्कि मारपीट या कुचलने जैसी भीषण चोटें हैं। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, और ये पूरी जांच की दिशा ही बदल लेता है। गोलीबारी से हटकर मारपीट या कुचलने पर फोकस आ जाता है। सही कहा आपने, इससे तो पूरा नैरेटिव ही बदल गया। अच्छा, तो अब कानूनी कार्रवाई क्या हुई? पुलिस ने एफआईआर वगैरह की? हाँ, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है अनंत सिंह और 4 दूसरे लोगों के खिलाफ। अनंत सिंह? और जाहिर है पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। लेकिन मामला सिर्फ पुलिस तक ही नहीं रुका, शायद चुनाव आयोग का भी जिक्र आ रहा था। हाँ बिल्कुल, ये मामला क्योंकि चुनावी माहौल में हुआ तो चुनाव आयोग ने भी इसका संज्ञान लिया है। अच्छा। उन्होंने बिहार के डीजीपी से पूरी रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट मांगी है? हाँ, और साथ ही ये भी निर्देश दिए हैं कि उस इलाके में जो अवैध हथियार हैं उन पर सख्ती की जाए, एक तरह का क्रैकडाउन हो। तो चुनाव आयोग की एंट्री से ये मामला और गंभीर हो गया। देखिए, चुनाव आयोग का इसमें शामिल होना ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक लोकल क्राइम का मामला नहीं रह गया है। ये अब चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा बन गया है। सही। और अब इस जांच के जो भी नतीजे आएंगे उनका असर सिर्फ इस केस पर नहीं बल्कि चुनाव पर भी पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल, हो सकता है चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठे या शायद उम्मीदवारों की स्थिति पर भी असर पड़े। तो ये अब एक बड़ी पिक्चर का हिस्सा है। लेकिन मामला सीधा साधा भी नहीं लग रहा, कुछ पेंच भी हैं शायद। विरोधाभास? हाँ, कुछ विरोधाभास जरूर हैं, खासकर जब हम वीडियो क्लिप्स को देखते हैं जो सामने आई हैं। अच्छा, वो वीडियो क्लिप्स, उनमें क्या है? उनमें पत्थरबाजी दिख रही है, झड़प दिख रही है, वो तो साफ है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये सवाल उठा रही हैं कि जिस वक्त ये घटना हुई, क्या अनंत सिंह का जो मुख्य काफिला था वो वाकई वहाँ मौजूद था? मतलब टाइमिंग का सवाल। हाँ, कि शायद वो काफिला थोड़ा आगे निकल चुका था। और एक और बहुत अहम बात, हाँ, क्या? एफआईआर में जिक्र है कि थार गाड़ी से कुचला गया। हाँ, ये बात आई थी। लेकिन रिपोर्ट्स कह रही हैं कि उपलब्ध क्लिप्स में एफआईआर में बताई गई थार से कुचलने जैसी विजुअल एविडेंस स्पष्ट रूप से नहीं दिखती। ओह, ये तो बड़ी बात है। मतलब वीडियो में गाड़ी से कुचलते हुए नहीं दिख रहा। कम से कम जो क्लिप्स अभी तक पब्लिक डोमेन में आई हैं उनमें ऐसा कुछ साफ तौर पर, कथित तौर पर नहीं दिख रहा। तो ये तो जांच को और उलझा देगा। हाँ बिल्कुल, ये एंगल जांच को निश्चित तौर पर पेचीदा बनाता है। तो इसका मतलब क्या निकले, एफआईआर गलत है या वीडियो अधूरे हैं? देखिए, सीधे ये मतलब नहीं निकाल सकते कि एफआईआर गलत है। हो सकता है वीडियो उस एंगल से ना हो, या घटना का वो हिस्सा कैप्चर ना हुआ हो, या शायद घटना बाद में हुई हो। ये भी एक संभावना है कि मुख्य काफिले के जाने के बाद कुछ हुआ हो, या कोई और लोग या गाड़ी शामिल हो जिसका जिक्र भी नहीं है। ये सारे सवाल अब जांचकर्ताओं के सामने हैं और यहीं पर
फोरेंसिक साइंस की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। फोरेंसिक मतलब जैसे कई चीजें, जैसे वीडियो मैचिंग, ये पता करना कि वीडियो असली हैं, कब के हैं, कहाँ के हैं, उनमें जो दिख रहा है वो क्या है। अच्छा। फिर लोकेशन रिकंस्ट्रक्शन, घटना स्थल का पूरा नक्शा बनाना, कौन कहाँ था, गाड़ी किधर से आई, किधर गई, ये सब। ओके। फिर जो संदिग्ध हैं, गवाह हैं, उनके मोबाइल CDRs यानी कॉल डिटेल्स, इससे पता चलेगा कौन कब कहाँ था, किससे बात कर रहा था। ये तो काफी डिटेल में जाना पड़ेगा। हाँ, और अगर गाड़ी का एंगल है तो वाहन फोरेंसिक्स, उस गाड़ी की पहचान, उस पर कोई निशान, टक्कर के सबूत, ये सब। और सबसे जरूरी, जितने भी गवाह हैं उनकी गवाहियों का क्रॉस वेरिफिकेशन, मतलब एक की बात को दूसरे की बात से मिलाना ताकि सच सामने आए। ये तो मतलब काफी लंबा और जटिल काम लग रहा है। हाँ, इसमें समय लगता है, जल्दबाजी में कुछ नहीं कहा जा सकता। और इस सब का जमीन पर क्या असर हुआ? मोकामा में माहौल कैसा था घटना के बाद? माहौल तो काफी तनावपूर्ण हो गया था। मोकामा और पास का जो बाढ़ इलाका है, वहाँ टेंशन बढ़ गई थी। हाँ, खबरें आ रही थी। लोग सड़कों पर भी उतरे, विरोध प्रदर्शन हुए, काफी संख्या में फिर सुरक्षा बल लगाने पड़े। यहाँ तक की रिपोर्ट्स थी कि दुलारचंद यादव के शव को हटाने में भी काफी देरी हुई, जिससे थोड़ी अव्यवस्था भी फैली। तो मतलब मामला काफी संवेदनशील था वहाँ। बहुत ज्यादा। और ये तनाव सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है, इसकी जड़ें, जैसा अक्सर होता है, इलाके की राजनीति और सामाजिक समीकरणों में है। अच्छा, वो कैसे? इस घटना ने मोकामा के जो पुराने जातीय समीकरण हैं, उनको फिर से हवा दे दी है। जातीय समीकरण मतलब? खास तौर पर यादव और धानुक समुदाय एक तरफ और दूसरी तरफ भूमियार समुदाय, इनके बीच जो एक राजनीतिक प्रतिद्वंदता चलती है। हाँ, वो तो पुरानी बात है वहाँ की। वो फिर से गर्मा गई है। ये इलाका वैसे भी स्थानीय बाहुबलियों के टकराव के लिए जाना जाता रहा है। तो अब सवाल ये है कि इस घटना का असर मौजूदा चुनाव पर क्या होगा? अनंत सिंह की उम्मीदवारी पर, या उनकी जो प्रतिद्वंदी है वीणा देवी, जो सूरजभान सिंह के परिवार से हैं। हाँ, उन पर, या फिर जन सुराज के जो उम्मीदवार हैं उन पर। सबकी चुनावी गणित पर इसका क्या असर पड़ेगा? और फिर वो सवाल कि आखिर ये हुआ क्यों, मकसद क्या था? बिल्कुल, क्या ये सिर्फ चुनावी वर्चस्व की लड़ाई थी, या कोई स्थानीय प्रतिद्वंदिता, या फिर कोई पुरानी रंजिश? ये सारे एंगल अब जांच का हिस्सा है। तो अगर हम अभी तक की जानकारी को समेटें तो कई बड़े सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं ना? हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि वो जानलेवा चोटें किसने पहुंचाई और ठीक कब पहुंचाई? सही। पोस्टमार्टम ने कैसे का कुछ अंदाजा दिया है, ब्लंट फोर्स, लेकिन किसने और कब, इसका जवाब तो जांच से ही मिलेगा। दूसरा, FIR में नाम है, पर गिरफ्तारी या हिरासत की क्या स्थिति है? इस पर कोई ताजा अपडेट? इस पर अभी पुख्ता जानकारी, मतलब पब्लिक डोमेन में उतनी साफ नहीं है। जांच चल रही है, तो शायद पुलिस ने कुछ कदम उठाए हों। और तीसरा, वो मकसद वाला सवाल कि ये चुनावी हिंसा थी या कुछ और? हाँ, असली मोटिव क्या था ये जानना बहुत जरूरी है। इसके बिना पूरी तस्वीर साफ नहीं होगी। तो कुल मिलाकर बॉटम लाइन क्या निकलती है अभी तक की रिपोर्ट से? देखिए, निचोड़ यही है। पहला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट निर्णायक है। मौत गोली से नहीं, ब्लंट फोर्स या कुचलने जैसी चोटों से हुई। ठीक। दूसरा, FIR में अनंत सिंह समेत 5 नाम है, जांच उन पर केंद्रित होगी। तीसरा, चुनाव आयोग इस मामले पर नजर रखे हुए है और इसे गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि ये चुनावी माहौल में हुआ है। और सच्चाई जानने के लिए इंतजार करना होगा। असली तस्वीर जो उभरेगी वो वीडियो मैचिंग, लोकेशन रिकंस्ट्रक्शन, मोबाइल CDRs के विश्लेषण, वाहन फोरेंसिक्स की रिपोर्ट और गवाहियों के सावधानी पूर्वक क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद ही साफ होगी। इसमें वक्त लगेगा। तो मतलब स्थिति काफी उलझी हुई है। शुरुआती खबरें कुछ और कह रही थी, मेडिकल रिपोर्ट कुछ और, राजनीतिक एंगल भी है, चुनाव का दबाव भी, और कई अहम सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। हाँ, बिल्कुल। और एक बात और, जो शायद इन रिपोर्ट्स में सीधे तौर पर नहीं कही गई पर सोचने लायक है। क्या? वो ये कि ऐसे तनाव भरे माहौल में, खासकर जब चुनाव का समय हो, तो शुरुआती खबरें या अफवाहें कितनी तेजी से फैलती हैं। जैसे वो गोली चलने की बात। हाँ, वो तो बहुत तेजी से फैली थी और वो लोगों के मन में बैठ जाती हैं, जबकि सच सामने आने की जो प्रक्रिया है, सबूत जुटाने की, वो धीमी होती है, जटिल होती है। सही कहा।
तो ऐसे में वेरीफाइड जानकारी का इंतजार करना कितना जरूरी होता है और कितना मुश्किल भी। ये एक तरह से सूचना की रफ्तार और जांच की रफ्तार का टकराव है। और ये टकराव अक्सर जनधारणा को सच्चाई सामने आने से पहले ही शेकल दे देता है। ये सोचने वाली बात है कि हम जानकारी को कैसे लेते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं, खासकर ऐसे संवेदनशील मामलों में। ये वाकई एक बहुत अहम नुक्ता उठाया आपने, इस पर जरूर सोचना चाहिए। चलिए, इस पूरी जानकारी को इतने व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए शुक्रिया। आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें।